हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक और वेलकम टू माय क्लास। आज का बेटा मेरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में। मेरे प्रीवियस टॉपिक में आपने बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन पढ़ा था कि किस तरीके से बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है और किस न्यूट्रिशन माध्यम में बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स करके हमने सारी चीज़ें इसके प्रीवियस वाले 2 वीडियोज़ में समझी थी। अब ये जो आने वाले वीडियो है बेटा, इसमें हम समझेंगे बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बैक्टीरियल का ग्रोथ, उसका न्यूट्रिशन और उसका मेटाबॉलिज्म। तो न्यूट्रिशन मैंने आपको बता चुका हूँ, अब हम ग्रोथ फैक्टर्स बताएंगे उसके कि क्या क्या ग्रोथ फैक्टर्स पे वो डिपेंड रहता है। तो चलिए इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। व्हेन अ बैक्टीरियम इज इनॉक्यूलेटेड इनटू अ सूटेबल कल्चर लिक्विड, जब किसी बैक्टीरिया को बेटा इनॉक्यूलेट करते हैं यानी उसको अंदर डालते हैं उस बैक्टीरिया को इन अ सूटेबल कल्चर मीडियम, कल्चर लिक्विड मीडियम, लिक्विड कल्चर में मिलाते हैं। when a bacteria is inoculated into a suitable culture liquid medium, जब किसी बैक्टीरिया को इनॉक्यूलेट किया जाता है यानी डाला जाता है एक सूटेबल यानी उसके लिए ही बनाया गया है वो मीडियम, वैसे लिक्विड कल्चर मीडियम में जब हम मिलाते हैं उसके बाद क्या करते हैं, उसको इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट करने के बाद मीडियम एंड इंक्यूबेटेड, उसको इंक्यूबेट किया जाता है। इंक्यूबेट उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको इंक्यूबेट किया जाता है कि ज़्यादा गर्म टेम्परेचर ना हो, ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर ना हो, ताकि क्या ना हो, बैक्टीरिया के ग्रोथ में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। इसलिए क्या करते हैं उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसको इंक्यूबेट करा जाता है। बैक्टीरिया लिया, उसको एक लिक्विड कल्चर मीडियम में मैंने उसको इनॉक्यूलेट किया यानी डाला। इनॉक्यूलेशन और पोरिंग में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि हम जैसे कि ग्लास में पानी डालते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें पोरिंग कर रहे हैं, पानी को डाल रहे हैं, पर इनॉक्यूलेशन एक अलग टर्म हो जाता है। करते वही हैं हम, पर टर्म अलग है ये। इट्स ग्रोथ फॉलोज अ डेफिनेट कोर्स, इसका जो ग्रोथ है एक डेफिनेट कोर्स होता है, एक प्रकार का उसका एक कोर्स रहता है। उस कोर्स के अकॉर्डिंग, उस पीरियड, उस माध्यम के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, इसकी ग्रोथ होती है। When bacterial count of such culture is determined at different intervals and plotted in relation to time. When bacterial count of such culture is determined, फिर क्या करते हैं हम, बैक्टीरियल काउंट करते हैं उस कल्चर का और उसको पता लगाते हैं उसमें कितना काउंटिंग आई है एट डिफरेंट इंटरवल्स एंड प्लॉटेड रिलेशन टू टाइम, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, और जो जो टाइम समय दिया गया है समय को देखते हुए हम क्या करेंगे, उसके इंटरवल्स में बीच बीच में क्या करेंगे, हम टाइमिंग लेंगे और क्या ग्रोथ आई है बैक्टीरिया में उसकी ग्रोथ को देखेंगे। बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, कल्चर लिक्विड कल्चर मीडियम लेंगे, उसमें इनॉक्यूलेट करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट करने के बाद क्या देखेंगे बेटा, हम इसकी ग्रोथ देखेंगे हर इंटरवल्स में कुछ कुछ देर में। अब ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड, और जब क्या हम इंटरवल्स में हम उसका देंगे और क्या करेंगे, ग्रोथ का जो कर्व है वो हमको पता चल जाएगा कि कितनी से कितनी देर में बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है, कितनी से कितनी देर में बैक्टीरिया का ग्रोथ होने के बाद बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुआ है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जब बैक्टीरिया एक उसकी स्टेज पर पहुंच गया है, मल्टीप्लिकेशन की स्टेज पे, अब कितनी से कितनी देर में बैक्टीरिया वापस मरने लग जाएगा, बैक्टीरिया डाई होने लग जाएगा। बैक्टीरियल डेथ कितनी से कितनी देर में होगी, वो सारा टाइम हम निकालते हैं और उसी को बोलते हैं बेटा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। द ग्रोथ कर्व हैज़ 4 फेजेस। जो ग्रोथ कर्व होते हैं बेटा उसके 4 फेजेस होते हैं, उन फेजेस की हम स्टडी करेंगे। ये जनरल इंट्रोडक्टरी था आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का, कि हम बैक्टीरिया को इनॉक्यूलेट करते हैं लिक्विड कल्चर मीडियम में, इनॉक्यूलेट करने के बाद इंक्यूबेट करते हैं, फिर इंटरवल्स में जा के देखते हैं कि कैसा उसकी ग्रोथ हो रही है, और काउंटिंग करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ की। और वो जो फेज़ है बेटा, जो ये 4 फेजेस हैं, उन फेजेस को हम पूरी तरीके से देखते हैं कि कब बना, कब खत्म हुआ, कब मल्टीप्लाई हुआ। ये सारी फेजेस को हम आगे अब इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली फेज है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की, वो होती है लैग फेज। सबसे पहली कौन सी फेज है, लैग फेज है। ये बहुत अच्छे से समझ लो बेटा इस टॉपिक को, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है, पूछा जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, तो आप लोग को अच्छे से आनी चाहिए बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। और नहीं भी पूछा जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वाइवा में, और बहुत सारी जगह पे बेटा इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए। तो लैग फेज सबसे पहला फेज है बेटा इसका, लैग फेज। आफ्टर इनॉक्यूलेशन ऑफ द कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम के इनॉक्यूलेशन के बाद
हमने क्या करा, कल्चर मीडियम को इनोकुलेट कर दिया, इंक्यूबेट कर दिया। जब ये सब चीज़ें हो गई तो अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन यूजुअली डज नॉट बिगिन इमीडिएटली, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है यानी बैक्टीरिया का डिवाइड होना, एक दूसरे में डिवाइड होने से मतलब उसका बढ़ना, उसकी ग्रोथ क्या होती है 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, है ना, इस तरीके से इमीडिएटली यानी अत्यंत तुरंत स्टार्ट नहीं होती है ये इसकी। द पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज लैग फेज। द पीरियड बिटवीन इनोक्यूलेशन, वो समय जब हमने बैक्टीरिया को डाला था, एंड बिगिनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जिस समय हमने बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट किया था और जिस समय इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात, जिस समय हमने इसको डाला था और जिस समय इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हुआ था, उस दोनों समय के बीच का जो पीरियड होता है बेटा, उस पीरियड को बोलते हैं लैग फेज। समझ में आई मेरी बात, यानी इनोक्यूलेशन के बाद जब बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टार्ट हुई बिगिनिंग, और ग्रोथ स्टार्ट होने से मल्टीप्लिकेशन तक, ग्रोथ तो दिखने लग गया। बैक्टीरिया ग्रोथ का स्टार्ट होने का मतलब क्या है, बैक्टीरिया अब हमको दिखने लग गई इसकी कॉलोनीज, और कॉलोनी दिखने के बाद अब इसका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, यानी कॉलोनी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी बिगिनिंग से लेकर मल्टीप्लिकेशन तक का जो समय रहता है, उन दोनों के बीच का जो समय होता है, उन दोनों के बीच के समय को बोला जाता है बेटा लैग फेज। समझ में आई मेरी बात, लैग फेज यही है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट द न्यू इन्वायरमेंट। इस फेज के समय क्या होता है, बैक्टीरिया अडेप्ट कर लेता है, उस वातावरण में ढल जाता है, अपने उस इन्वायरमेंट में उतने समय में बैक्टीरिया ढल जाता है उस वातावरण में। ड्यूरिंग विच नेसेसरी एंजाइम्स एंड इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स आर बिल्ट। उसके समय क्या होता है, नेसेसरी एंजाइम्स जो उस समय चाहिए रहते हैं उसको, एंड इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स आर बिल्डअप, जो माध्यम है मेटाबोलाइट्स जो बीच में प्रेजेंट रहते हैं, नेसेसरी एंजाइम्स और इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स आर बिल्डअप इन एडिक्वेट क्वांटिटीज फॉर मल्टीप्लिकेशन टू प्रोसीड। मतलब समझ में आया इसका, ड्यूरिंग विच नेसेसरी एंजाइम्स, मतलब नेसेसरी यानी कि बिगनिंग हो रही है, बिगनिंग से लेकर मल्टीप्लिकेशन के बीच का जो समय है, उस समय में बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है अपने न्यू एनवायरनमेंट को। अडेप्ट करने के साथ साथ एंजाइम्स बना रहा है, मेटाबोलाइट्स बना रहा है। क्यों, काहे के लिए बना रहा है, इन एडिक्वेट क्वांटिटीज, एक पर्याप्त क्वांटिटीज में, एक पर्याप्त पोर्शन में ये बना रहा है उन चीज़ को, फॉर मल्टीप्लिकेशन टू प्रोसीड। किस चीज़ के लिए, ताकि ये अच्छे से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर पाए। उस चीज़ के लिए बैक्टीरिया क्या कर रहा है, बिगिनिंग से मल्टीप्लिकेशन के बीच का जो समय है, उस समय ये उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहा है, एंजाइम्स और एसेंशियल मेटाबोलाइट्स बना रहा है, जिससे एक सीमित आधार पे, एक सीमित संख्या में बना रहा है, जो इसको मदद करे आगे चल के, आगे वाली जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस, इसमें इसको पोषण मिले, तो उतने समय में ये अपनी तैयारी कर रहा है। समझ में आई मेरी बात, चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल्स। इस फेज में क्या होता है, सेल का जो होता है, बैक्टीरियल सेल का साइज बढ़ता है बेटा, बट देयर इज नो अप्रिशिएबल इंक्रीज इन नंबर। साइज बढ़ता है पर इनकी काउंटिंग नहीं बढ़ रही है। अगर काउंटिंग बढ़ने लग गई, मल्टीप्लिकेशन बढ़ने लग गया, तो हमारी तो फेज ही चेंज हो गई ना। लैग फेज में बिगनिंग से लेके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होने तक का जो स्टेज होती है, वो होती है लैग फेज। और इस फेज में बैक्टीरिया सारी चीज़ों को, वातावरण को अपनी क्रिएट करता है, और इस फेज में सिर्फ बैक्टीरिया का सेल का साइज बढ़ता है, ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं लैग फेज के अंदर, ये ध्यान रखना। There is increase in the size of the cells, but there is no appreciable increase in numbers. The duration of lag phase varies with the species. तो duration होता है lag phase का वेरीज विद द स्पीसीज, यानी कि उनकी स्पीसीज के अकॉर्डिंग जो ड्यूरेशन होता है लैग फेज का अलग अलग होता है। कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा लंबे समय तक लैग फेज में रहते हैं, कुछ जल्दी से लैग फेज में से आकर हट जाते हैं और आगे वाली फेज में चले जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीसीज का बैक्टीरिया है और कौन सा आप न्यूट्रिएंट मीडियम उसको दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, कैसा वातावरण रख रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए। तो लैग फेज उस पर डिपेंड करता है बेटा। The duration of lag phase varies with the species.
नेचर ऑफ कल्चर मीडियम एंड टेम्परेचर। हाँ, जो मैंने आपको बताया कि कल्चर मीडियम कैसा है और टेम्परेचर कैसा है, मतलब जैसी आप उसको इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो, जैसी उसको सुविधा दे रहे हो उसको बढ़ने के लिए, उतनी वो लैग फेज पे डिपेंड करेगा। यानी जितना अच्छा मीडियम, जितना सूटेबल मीडियम, उतना शॉर्ट ड्यूरेशन का लैग फेज रहेगा, उतनी जल्दी से क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगा और अपनी आगे वाली मल्टीप्लिकेशन वाली फेज में आ जाएगा। तो लैग फेज में हमने क्या समझा, लैग फेज कब आती है, बैक्टीरियल इनोकुलेशन के बाद और इंक्यूबेशन के बाद लैग फेज आती है। बिगिनिंग से लेकर मल्टीप्लिकेशन के पहले तक का जो समय होता है बैक्टीरिया का, वो ही लैग फेज कहलाता है। इस फेज में क्या करता है बैक्टीरिया, नया इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता है, एंजाइम्स बनाता है, नेसेसरी मेटाबोलाइट्स बनाता है एडिक्वेट क्वांटिटीज़ में, और ये क्या करते हैं, उसके मल्टीप्लिकेशन होने के लिए आगे चल के मदद करते हैं। इसमें क्या होता है, लैग फेज में बैक्टीरिया का साइज तो बढ़ जाता है बेटा, पर इसके नंबर्स, इसकी काउंटिंग नहीं बढ़ते हैं, वो उतने के उतने ही रहते हैं। और जो इसका लैग फेज है बेटा, इसका लैग फेज का जो ड्यूरेशन है, जो समय है लैग फेज का, कि कितना समय ले रहा है बैक्टीरिया लैग फेज वाली स्टेज में, वो डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो बैक्टीरिया की स्पीसीज़ क्या है, और स्पीसीज़ के साथ साथ उसका जो कल्चर मीडियम का नेचर कैसा, किस तरह के कल्चर मीडियम यूज़ कर रहे हैं, और कितने टेम्परेचर और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है बैक्टीरिया की लैग फेज वाली पोजीशन को। तो आपको लैग फेज समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। जो सेकेंड फेज है बेटा इसकी, वो है लॉग और लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फेज। लॉग, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फेज बोला जाता है। लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं, या लॉगरिथमिक फेज भी बोल सकते हैं आप इसको, और जो इसका कॉमन नेम है वो है लॉग फेज। ठीक है, तो लॉग फेज आप लिख सकते हैं, अगर इजीली याद रहेगा तो बहुत इजी भी है ये। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल अगर याद नहीं भी रख पाओ तो लॉग फेज तो नाम याद रखना ही आप। ठीक है, तो लैग फेज के बाद कौन सी फेज है बेटा, लॉग फेज। तो लॉग फेज में क्या होता है, द सेल डिवीजन स्टार्ट्स। लॉग फेज में सेल डिवीजन यानी सेल का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, एंड देयर नंबर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। उसका नंबर इंक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली यानी रैपिडली, यानी जल्दी जल्दी इनका क्या होता है, नंबर इंक्रीज होने लग जाता है लैग फेज में। यानी लैग फेज में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है बैक्टीरिया का एक्सपोनेंशियली और रैपिडली, और बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विद टाइम। और जो इसकी जो काउंटिंग कैसे इंक्रीज होती है, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के जैसे यूज होती है समय के अनुसार। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, पता है आपको, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन समझाता हूँ मैं आपको, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अगर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो समझ में ही आता होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बेटा जैसे कि समझ लो ये है 1 2 3, ठीक है, 1 है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है बेटा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन समझ, पहले इसको थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लो। इसमें क्या होता है, जियोमेट्रिक सीक्वेंस होता है बेटा। हर इन अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि एक जियोमेट्रिक इसका सीक्वेंस, ईच टर्म इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, हर एक जो टर्म रहता है इसका वो मल्टीप्लाई होता है अपने प्रीवियस वाले टर्म से एक कांस्टेंट से। हर एक टर्म जो है यानी कि ये हर एक टर्म है बेटा, ये मल्टीप्लाई होगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा एक कांस्टेंट से। कैसे मल्टीप्लाई होगा, इससे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है आपका 2, तो 1 2 ज़ा 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 अब क्या करेगा, 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम 2 से, ठीक है, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। समझ में आया मेरी बात आपको, कि हर एक जो टर्म है बेटा, इसका हर एक टर्म है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा अपने प्रीवियस कांस्टेंट टर्म से।
इसके पहले जो प्रीवियस में जो कांस्टेंट टर्म है उससे कांस्टेंट यानी एक जैसा बने रहने वाला कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी 16 मल्टीप्लाई होगा, यानी ये क्या होंगे अपने प्रीवियस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। 1 को मल्टीप्लाई करा हमने, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। इस तरीके से क्या होगा, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जो बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी इस तरीके से ये डबल 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 क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं अपनी बैक्टीरियल ग्रोथ के समय। समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? बहुत कठिन नहीं है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि एक सीक्वेंस बनना, एक ज्योमेट्रिक एक सीक्वेंस बनना, और वो सीक्वेंस में जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होना अपने प्रीवियस वाले कांस्टेंट टर्म से। यानी जो ये टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा अपने प्रीवियस वाले कांस्टेंट टर्म से। यानी 2 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया था 2 से तो 4 आया, 4 का मल्टीप्लिकेशन किया था हमने 2 से तो 8 आया, 8 का मल्टीप्लिकेशन किया था हमने 2 से तो 16 आया। वैसे 16 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से तो आने वाले जो हैं आते जाएंगे एज कंटिन्यू क्या होते जाएगा, एक सीक्वेंस बनते जाएगा। यानी कि जो टर्म है वो अपने पहले वाले टर्म से प्रीवियस एक कांस्टेंट टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया है तो अगर आपको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, अब आगे देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है लॉग फेज में। बेटा लॉग फेज में बैक्टीरियल का सेल डिवीजन हो रहा है एक्सपोनेंशियली, और रैपिडली क्या हो रहा है, इसका एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। इफ द लॉगरिथम ऑफ द वेबल काउंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। वही जो मैंने आपको बताया, अगर इसका जो लॉगरिथम है यानी इसका जो एक रिदम है, इसका जो सीक्वेंस है उसको सीक्वेंस ऑफ द वेबल काउंट, जो वेबल काउंट यानी जो देखने वाला वो काउंट, जिसमें बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया को काउंट कर रहे हैं हम वेबल काउंट में, लिविंग बैक्टीरिया का जब हम काउंट करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग तो एक स्ट्रेट सीक्वेंस फॉर्म होता है, और वही सीक्वेंस को बोला जाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू उस सीक्वेंस को निकालते हैं हम। यानी कि लिविंग बैक्टीरिया कितने कितने समय में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जब उसका हम काउंटिंग करते हैं तो उसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसकी काउंटिंग होती है। बस इतना समझ लो आप लॉग फेज में कि सेल का क्या हो रहा है, डिवीजन स्टार्ट हो गया है इमीडिएटली, जल्दी से, और इंक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली, रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, इस फेज में बैक्टीरिया का डिवीजन होता है। लैग फेज में क्या होता है, बिगिनिंग होती है इसकी ग्रोथ की, इसमें क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज होता है और नंबर इंक्रीज नहीं होता है। इसमें क्या हो रहा है, इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है सेल्स का। ठीक है, लॉग फेज समझ में आ गया। अब देखते हैं स्टेशनरी फेज। आफ्टर लॉग फेज द बैक्टीरियल ग्रोथ सीजेस, यानी कि लॉग फेज के बाद जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो रुक जाती है। सीज हो जाना यानी बंद कर देना, एक प्रतिरोध लग जाना। ठीक है, जैसे कि बैंक सीज कर देते हैं, सब सुना होगा टर्म, बैंक को सीज कर दिया है यानी बैंक को लॉक कर दिया है, या किसी के घर को सीज कर दिया है यानी घर की तरफ घेराबंदी करके उसको लॉक कर दिया गया है घर को, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, लॉग फेज क्या होता है, आफ्टर लॉग फेज के बाद क्या होता है, द बैक्टीरियल ग्रोथ सीजेस, बैक्टीरियल की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। यानी जो आपका मीडियम है, जिस मीडियम में आपने ग्रोथ करवाई है, अब क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन मीडियम खत्म होने लग गया है, उसमें जितना मौजूद था बैक्टीरिया ने सबको यूटिलाइज कर लिया है। अब क्योंकि न्यूट्रिशन मीडियम खत्म होने लग जाएगा तो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कैसे होगा, हाँ, इसलिए मल्टीप्लिकेशन उसका रुक जाता है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, और क्या होता है, बैक्टीरिया क्या करता है, यूटिलाइज करेगा, सेल में सब फंक्शंस होंगे, तो फंक्शन होने के बाद, जो फंक्शनल होने के बाद क्या होता है, बाय प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो बैक्टीरिया छोड़ा ही छोड़ेगा। और जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने लग जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
जब बैक्टीरिया सब सारा एक्यूमुलेशन कर देगा सारी चीज़ों का, तो क्या होगा, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी वो जो उसका जो बाय प्रोडक्ट है बैक्टीरिया का, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स भी क्या करेगा, रिलीज करने लग जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है कल्चर मीडियम में, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, न्यूट्रिशन की कमी के साथ साथ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, और टॉक्सिक प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन के कारण, उसके बने रहने के कारण, उनके फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो सीज हो गई है, यानी कि वो रुक गई है। The number of progeny cells formed is just enough to replace the number of cells that die. जो सेल्स बन रही है वो है ना, द नंबर ऑफ प्रोजेनी सेल्स, यानी जो स्टार्टिंग में जो सेल्स बन रही है, इस फॉर्म जो बन रही है, इज जस्ट इनफ टू रिप्लेस, वो इतनी बनती है कि जितने बैक्टीरिया बनते हैं उसके अकॉर्डिंग, जितने बैक्टीरिया मरते हैं उतनी ही क्वांटिटी में बैक्टीरिया बनते भी हैं, यानी कि जितने मर रहे हैं उतने बन भी जा रहे हैं। इस तरीके से क्या एक बैलेंस बना रहता है। आगे बताऊंगा, पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ उसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। द नंबर ऑफ प्रोजेनी सेल्स फॉर्म्ड इज जस्ट इनफ टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई। The number of viable cells remain stationary as there is almost a balance between the cell. There is almost a balance between the dying cells and the newly formed cells. अब समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी कि प्रोजेनी सेल्स, स्टार्टिंग वाले सेल्स बन रहे हैं, और जो सेल्स दूसरे हैं, पुराने वाले सेल्स मरते जा रहे हैं। नए सेल्स का बनना उतनी ही क्वांटिटी में, और उतनी ही क्वांटिटी में पुराने सेल्स का मरना। इसमें क्या हो रहा है, जो बैक्टीरियल का जो नंबर है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि बन भी उतने ही रहे हैं और मर भी उतने ही रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, एक बैलेंस बना रह रहा है। द नंबर ऑफ वेएबल सेल्स, यानी कि जो सेल्स जो लिविंग सेल्स हैं, वेएबल की जगह अगर मैं उसको लिविंग बोलूँ तो शायद आपको जल्दी से समझ में आएगा। द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स रिमेन, यानी जो लिविंग सेल्स है वो उतने ही बने रहते हैं। स्टेशनरी यानी कि कांस्टेंट, स्टेशनरी यानी एक जैसा, मोबाइल नहीं, मूवमेंट वाले नहीं, उसी जगह बने रहना, एक ही कांस्टेंट रहना, यानी कि जिनका जो नंबर है लिविंग सेल का वो उतना ही का उतना बना हुआ है। एज देयर इज ऑलमोस्ट अ बैलेंस, इसमें क्या होता है, बैलेंस रहता है बिटवीन डाइंग सेल्स एंड न्यूली फॉर्म सेल्स, यानी जो सेल्स मर रहे हैं और जो सेल्स बन रहे हैं, दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक बैलेंस बना रहेगा। इसके अनुसार क्या रहता है कि उनका जो नंबर है वो कांस्टेंट और स्टेशनरी रहता है। बात समझ में आई मेरी से आपको? स्टेशनरी फेज में क्या होता है बेटा, जो ग्रोथ होती है वो सीज हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। क्यों रुकती है? कि जो उसका न्यूट्रिशन है वो ख़त्म होने लग जाता है मीडिया का, और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं उस इन्वायरमेंट में, इसलिए बैक्टीरिया के जो ग्रोथ है वो रुक जाती है ना, एक तौर से प्रतिरोध लग जाती है। पर इस फेज़ में पूरी तरीके से रोक जो क्या बोलना चाहिए, ग्रोथ है वो बंद नहीं होती है, पूरी तरीके से ऑलमोस्ट सीज हो जाती है ग्रोथ, सीजेस ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट हो जाती है, मतलब अधिकतर ग्रोथ बंद हो जाती है इसमें, है ना। अधिकतर ग्रोथ बंद होएगी, पूरी नहीं हो रही है, अधिकतर हो रही है, क्योंकि अगर पूरी ग्रोथ बंद होएगी तो जो क्या आएंगे, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स नहीं बनेंगे और बैक्टीरिया मरते जाएगा, एक बैलेंस नहीं रहेगा इसमें, है ना। पर इसमें क्या रह रहा है, एक बैक्टीरियल बैलेंस रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया बन भी रहे हैं और बैक्टीरिया मर भी रहे हैं। इसमें जो क्या हो रही है, ग्रोथ है सीज हो रही है, पर एग्जैक्टली पूरी सीज नहीं हो रही है। आने वाली फेज में समझ में आएगा पूरी क्यों नहीं हो रही है। फोर्थ फेज है इसकी ग्रोथ कर्व की, जो चौथी फेज है वो है फेज ऑफ डिक्लाइन। फेज ऑफ डिक्लाइन में क्या है, आफ्टर अ पीरियड, फेज ऑफ डिक्लाइन यानी कि अब क्या हो रहा है, डिक्लाइन यानी कि गिरावट। अब गिरावट क्या होगी इसमें, आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज के बाद द बैक्टीरियल पॉपुलेशन डिक्रीजेस, बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द डेथ ऑफ द सेल्स। बैक्टीरिया के मरने के कारण क्या होता है, इनका जो पॉपुलेशन है, बैक्टीरिया की जनसंख्या वो कम होने लग जाती है। द डिक्लाइन फेज स्टार्ट ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिशन। डिक्लाइन फेज क्यों स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एग्जॉशन ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन खत्म होने लग जाते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनने लग जाते हैं, जो कि स्टेशनरी फेज में भी बन रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड ऑटोलाइटिक एंजाइम्स, और ऑटोलाइटिक एंजाइम्स बन रहे हैं। देयर इज डिक्लाइन इन वेएबल काउंट, डिक्लाइन हो जाता है, वेएबल काउंट पर डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेएबल काउंट यानी कि लिविंग सेल काउंट में क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो जा रहा है, क्योंकि अब जो हो रही है, जो फेज आई है, इस फेज में टोटली स्टॉपेज हो जाता है बैक्टीरियल ग्रोथ का। समझ में आई मेरी बात? टोटल स्टॉपेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ,
टोटल सीज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ पूरी तरीके से क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब इस ग्रोथ में, इस फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया मरेंगे तो सही, पर बैक्टीरिया, नए वाले बैक्टीरिया नहीं मरेंगे, बनेंगे। यानी जो वेएबल बैक्टीरिया है, जो विजिबल, जो लिविंग बैक्टीरिया है, जो विजिबल बैक्टीरिया है, विजिबल तो दोनों है, पर जो लिविंग बैक्टीरिया है वो इस फेज में नहीं बनेगा। इनकी जो लिविंग बैक्टीरिया का जो फेज है, उनकी जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन होती जाएगी, यानी वो कम होती जाएगी। देर इज डिक्लाइन इन वेएबल काउंट एंड नॉट इन टोटल काउंट। और टोटल काउंट में डिक्लाइन नहीं होता है। क्यों टोटल काउंट में डिक्लाइन नहीं होता? टोटल काउंट क्या होता है बेटा, आपको बता चुका हूँ। टोटल काउंट वो काउंट होता है जिसमें लिविंग बैक्टीरिया और डेड बैक्टीरिया दोनों को जब काउंट करते हैं तो ये टोटल काउंट होता है। वेएबल काउंट क्या होता है? ओनली लिविंग बैक्टीरिया आर काउंटेड इन वेएबल काउंट। वेएबल काउंट में सिर्फ हम लिविंग बैक्टीरिया को ही काउंट करते हैं, डेड बैक्टीरिया को काउंट नहीं करते हैं। पर डिक्लाइन फेज में क्या होता है, देयर इज डिक्लाइन इन टोटल, मतलब डिक्लाइन फेज में वेएबल काउंट तो नहीं होता है पर टोटल काउंट हो सकता है। ठीक है, मतलब सॉरी, इसमें क्या टोटल वेएबल काउंट नहीं करते हैं, इसमें टोटल काउंट करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया को जो मर रहे हैं वो बैक्टीरिया को भी हम इसमें काउंट करते हैं। विथ ऑटोलाइटिक बैक्टीरिया इवन द टोटल काउंट शोज अ फेज ऑफ डिक्लाइन। और जो टोटल काउंट में क्या होता है, फेज ऑफ डिक्लाइन इसका शो करता है, क्योंकि ग्रोथ बंद हो गई है और डिक्लाइन जो हो गया है बैक्टीरिया का, मतलब मरने वाली स्थिति और नीचे गिरने में जो उनकी जो ग्रोथ है उसमें गिरावट आ जाती है। ये सारी फेजेस बेटा हमने इस वीडियो में डिस्कस करी। मैं एक बार स्लाइड पीछे कर देता हूँ, आपको याद आ जाएगा हमने क्या क्या पढ़ा। हमने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में समझा, क्या होता है ग्रोथ कर्व, 4 फेजेस पर डिपेंड रहता है। ये कौन कौन सी फेज़ होती है? एक लैग फेज़ होती है, जहाँ पे बिगनिंग से लेकर मल्टीप्लिकेशन के पहले तक वाली जो फेज़ होती है वो लैग फेज़ होती है बैक्टीरिया की, है ना। और ये किस पर डिपेंड रहता है? डिपेंड रहता है बैक्टीरिया के स्पीसीज़ के ऊपर, इसके कल्चर मीडियम और टेम्परेचर एटसेट्रा, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लॉग फेज़ क्या होती है? लॉग फेज़ में बैक्टीरियल का सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीजन स्टार्ट होने में इनका नंबर इंक्रीज होता है, इनका साइज इंक्रीज नहीं होता है इसमें, है ना, लॉग फेज़ में। और ऑप्टेन किस तरीके से हम करते हैं? इसकी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के थ्रू हम इसकी काउंटिंग करते हैं। स्टेशनरी फेज में क्या होता है? ये स्टेज वैसी की वैसी बनी रहती है, एक कांस्टेंट फेज भी बोल सकते हो आप इसको। इसमें जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, पर क्यों बंद होती है? न्यूट्रिशन खत्म होने लग जाता है और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इसमें बनने लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है, नए बैक्टीरिया तो बनते हैं और पुराने बैक्टीरिया मरते जाते हैं। उतनी संख्या में बैक्टीरिया बनेंगे भी, उतने ही क्वांटिटी में बैक्टीरिया मरेंगे भी। बनने की क्वांटिटी और मरने की क्वांटिटी एक जैसी रहती है, इसलिए जो इनका जो नंबर है वो चेंज नहीं होता है, बैलेंस बना रहता है। फेज ऑफ डिक्लाइन में क्या समझा? फेज ऑफ डिक्लाइन में बैक्टीरियल काउंट कम होने लग जाता है, क्योंकि इसमें क्या टोटल स्टॉपेज हो जाता है ग्रोथ का, बैक्टीरिया के सेल मरने लग जाती है बैक्टीरिया की। इसी को बोलते हैं डिक्लाइन फेज। क्यों होता है? न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट पूरी तरीके से बनने लग जाते हैं, बैक्टीरिया को कोई आधार ही नहीं है जिंदा रहने के लिए, इसलिए बैक्टीरिया मरने लग जाता है। इसमें हम वेएबल काउंट नहीं कर सकते हैं, क्यों? हम इसमें करते हैं टोटल काउंट करते हैं, यानी जो जिंदा बैक्टीरिया है और जो मरे हुए बैक्टीरिया उन सबका काउंट करते हैं हम फेज ऑफ डिक्लाइन में। तो इस वीडियो में बेटा हमने बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में बहुत अच्छे से समझा। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर डिलीवर बहुत अच्छे से हुआ होगा, मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा होगा। थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है वीडियो, पर हमको ज़रूरी था कि सारे पॉइंट हम इस वीडियो में कवर कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे कोई भी क्वेश्चंस फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जिनके पास मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं वो पर्सनली भी पूछ सकते हैं। जब भी समय रहेगा तब बता दूंगा आपको कि भाई इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर